नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमृता मेघवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी, रेप करने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने साइबर थाने में केस दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अमृता मेघवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। अश्लील मैसेज और फोन कॉल करके ये धमकी दी गई। बाबा सिद्दीकी की तरह हाल करने की धमकी अमृता मेघवाल को दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जालोर से पूर्व विधायक अमृता मेघवाल को धमकी दी गई है। पूर्व विधायक को अश्लील मैसेज भेजे गए और फोन कॉल करके धमकी दी गई, जान से मारने की और रेप करने की धमकी दी है। और आरोपियों की तरफ से बाबा सिद्दीकी की तरह हाल करने की धमकी जालोर की पूर्व विधायक को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक को यह धमकी दी गई है। इसके बाद साइबर थाने में केस दर्ज किया गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अमृता मेघवाल को जान से मारने और रेप करने की धमकी दी गई है। दरिंदों की तरफ से सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा फोनलाइन पर है। विष्णु, क्या जानकारी है? पूर्व विधायक को धमकी मिली है? बिल्कुल, जालोर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल की ओर से जयपुर कमिश्नरेट में साइबर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और उसमें कहा गया है कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील मैसेज भेजे गए, आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए। साथ में एक कॉल भी उनके व्हाट्सएप कॉल किया गया और उस कॉल में उनको धमकी के साथ साथ गंदे मैसेज किए गए, जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस इस नंबरों के आधार पर जांच कर रही है। और मैं बताऊं कि इसके पहले भी अमृता मेघवाल ने सोडला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया कि उनको धमकियां दी गई थी। इसके अलावा 2021-2022 में 2 बार हमले भी अमृता मेघवाल पर हुए। तो कई इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का थाना, कोतवाली थाने में भी मुकदमा दर्ज है। यानी कि कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें अमृता मेघवाल के साथ कभी मारपीट करना, कभी धमकाना, कभी व्हाट्सएप पे कॉल करना या इस तरह के मामले जो हैं। और वहीं ये जानकारी भी सामने आई कि उन्होंने भी अपने पति और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि मामला क्या है। जी, लेकिन पूर्व विधायक के साथ बार बार इस तरह से धमकी उनको मिलना, इसके बावजूद किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? कोई कार्रवाई हुई है अब तक इन पूरे मामलों में? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, व्हाट्सएप नंबर कॉल जो है वो खंगाल रही है और पूरे मामले को अलग अलग तरीकों से देखा जाए, चूंकि पारिवारिक विवाद जो है वो भी उनका अपने ससुराल पक्ष से चल रहा है। जी, लेकिन इसके बावजूद इतनी बार उनकी तरफ से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, किसी भी मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होना भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार एक पूर्व विधायक इस तरह से न्याय की गुहार लगा रही है, जांच की मांग कर रही है, उनको धमकी मिल रही है, बार बार इस तरह की धमकी सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिल्कुल, देखिए हेमंत, मतलब पुलिस का जो पक्ष है वो यही है कि जो तकनीकी आधार पर, इन नंबरों के आधार पर आरोपियों की जो है वो पड़ताल जो तलाश है वो की जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आरोपी इस पकड़ में नहीं आए हैं। जी, बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बहराइच के इलाके से बड़ी खबर है। बहराइच हिंसा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आरोपियों का नेपाल सीमा पर एनकाउंटर हुआ है। बहराइच नेपाल बॉर्डर पर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अब तक किसी आरोपी के मारे जाने की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीएम योगी को एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। आरोपियों का नेपाल सीमा पर पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन अभी तक एनकाउंटर में किसी के मारे जाने की पुष्टि यूपी पुलिस की तरफ से या अन्य किसी एजेंसी की तरफ से नहीं की गई है। बहराइच का ये पूरा मामला, पूरा विवाद एक झंडे से शुरू हुआ और इसके बाद एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी थी। आरोपी नेपाल सीमा की तरफ भाग रहे थे। पुलिस से एनकाउंटर होने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक किसी एजेंसी ने एनकाउंटर में किसी के मारे जाने की खबर की पुष्टि नहीं की है। अलग अलग तस्वीरें हैं, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहराइच नेपाल बॉर्डर पर
एनकाउंटर की खबर आ रही है और इससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी तक किसी आरोपी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है पुलिस के साथ और सीएम योगी को एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मोदी गन हाउस पर पुलिस ने छापेमारी की है। कारतूस में हेरफेर करके बेचने के आरोप है। तस्करों बदमाशों को कारतूस बेचने के आरोप लगे हैं। पुलिस की टीम 2 घंटे से यहां पर तलाशी ले रही है और इस सर्च के बाद तलाशी के बाद पुलिस मामले का खुलासा करेगी। गन हाउस की गृह विभाग में शिकायत हुई है और इस शिकायत के बाद भरतपुर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। मोदी गन हाउस पर पुलिस ने यह छापा मारा है। यहां से कई तरह की अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। बहरहाल ये बड़ी जानकारी है। मोदी गन हाउस की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज पुलिस पहुंची है, तलाशी ली जा रही है और पुलिस की तरफ से करीब 2 घंटे से यहां पर सर्च किया जा रहा है। आरोप है कि ये मोदी गन हाउस वाला तस्करों को कारतूस बेचता है, बदमाशों को कारतूस बेचता है, जिससे बदमाशों के तस्करों के हौसले बुलंद है और अब पुलिस को वे सीधे आंख दिखाते हैं क्योंकि उनके पास हथियारों के साथ कारतूस भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, होम मिनिस्ट्री को इसकी शिकायत हुई थी, गृह विभाग में शिकायत के बाद भरतपुर पुलिस एक्टिव नजर आई है। पुलिस के अधिकारियों ने यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो हेरा फेरी कर कारतूस बेचने का मामला सामने आया है। मोदी गन हाउस पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले का खुलासा इस सर्च के समाप्त होने के बाद ही करेगी, लेकिन गन हाउस की गृह विभाग में शिकायत और गन हाउस की भूमिका संदेह के घेरे में है। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव से पहले पुलिस को भारी मात्रा में कैश और चेक बरामद हुए हैं। दरअसल चुनाव से पहले पुलिस कई जगहों पर नाकेबंदी कर रही है और इसी बीच हरियाणा नंबर की एक गाड़ी जो है वो जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। पुलिस ने इसे रोका। नेशनल हाईवे 21 से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ने ही वाली थी, तभी भांडारेज इंटरचेंज के पास में पुलिस ने कार को रुकवा लिया। जब कार की तलाशी ली गई, जांच की गई, उसमें से 1,95,50,000 रुपये कैश निकला है। 2 करोड़ के चेक बरामद हुए हैं। कार से भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जिसने कैश और चेक जब्त किया है। कार सवार से इसकी जानकारी मांगी गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल मामले में आयकर विभाग की टीम भी जांच कर रही है। बाई इलेक्शंस हमारे ड्यू हैं, 13 नवंबर की पोलिंग है। उसके मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता और हमारी जो हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, उनके अंतर्गत हमारे पूरे ज़िले में अभी 10 नाके लगाए गए हैं। उसमें से कुछ हमारे स्थायी हैं और कुछ सरप्राइज़ नाके हम चला रहे हैं। कल रात का जो घटनाक्रम है उसमें हमारे पास दौराने जो चेकिंग है उसमें हमारे जो टीम थी वहाँ भांडारेज नाके पर, उनके द्वारा एक गाड़ी को जब चेक किया गया उसमें संदिग्ध रूप से कैश पाया। और इसी बीच दौसा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मानपुर में जयपुर एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। मानपुर थाने के एएसआई को ट्रैप किया गया है। आरोपी ने 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। एएसआई रिश्वत दे रहा था। मानपुर थाने में एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस एएसआई पर यह बड़ी कार्रवाई है। मानपुर थाने के एएसआई को ट्रैप किया गया है रिश्वत मामले में। दौसा से बड़ी खबर। और अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाने वाले अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी खादिम सैयद सरवर चिश्ती एक बार फिर से बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान के घर पर जाकर डीजे बजाए जा रहे हैं, उन्हें गाली देकर घर से हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा दिखाया जा रहा है। ऐसे में अब फूल तो बरसेंगे नहीं। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का यह बयान विवादित हो गया है। बहराइच विवाद को लेकर के यह बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सरकार में मुसलमान को टारगेट करके मरवाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए देश में शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की है। कहा कि लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उधर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मुस्लिम समाज ने धरना दिया, प्रदर्शन किया है। मुस्लिम समाज के धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक कथित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ केडी डॉन बाड़मेर नाम के हैंडल से यह आरोप है कि कुछ अपमानजनक टिप्पणी कथित तौर पर की गई। इसके विरोध में प्रदर्शन कर अब लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर त्योहारी सीजन में मरीजों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज और आरयूएचएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कल से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट भी समर्थन में उतर सकते हैं। हालांकि कॉलेज प्रशासन द्वारा रेजिडेंट्स की समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार राज्य सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। तो रेजिडेंट्स की जो मांगे हैं से हम लोगों की बातें निरंतर चालू हैं और हम उन सबको कह रहे हैं कि जो जेन्युइन बातें हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको सुनने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। पर जो जेन्युइन नहीं है उसके लिए उनको भी समझना चाहिए। इस समय प्रदेश में मौसमी बीमारियों का सीज़न है। इस सीज़न में स्ट्राइक करना ठीक नहीं है। एज ए डॉक्टर हम लोगों का पहला कर्तव्य मरीजों के लिए है। तो मैं भी चाहता हूँ कि उनको कर्तव्य बोध हो और वो इस बात को समझें। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको ज़रूर हम दूर करने की कोशिश करेंगे, जो भी जेन्युइन है, बट बाकी चीज़ों को उनको समझना है। उधर विधानसभा उपचुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है और अब सबकी निगाहें नजरें टिकी है टिकट चाहने वालों पर। और टिकट चाहने वाले नेता जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। दौसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज हमारे संवाददाता आशीष ने सांसद मुरारीलाल मीणा से बातचीत की। तो मुरारीलाल मीणा ने कहा कि जो मजबूत कैंडिडेट है उनका पैनल बनाया जाएगा। आलाकमान बाद में तय करेंगे कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा। एक बार फिर राजस्थान में चुनाव आ गए हैं। इस बार विधानसभा उपचुनाव हैं और दौसा सहित राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव हैं और आचार संहिता लगने के बाद अब नज़र टिकटों पर है कि आखिर राजनीतिक दल किसको अपना प्रत्याशी बनाते हैं। दौसा में कांग्रेस का जो टिकट है वो सांसद मुरारीलाल मीणा के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसा पब्लिक कहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हमारा आलोकमान तो सांसद मुरारीलाल मीणा है। हम सीधे सांसद मुरारीलाल मीणा से बात करते हैं। सर, आचार संहिता लगी, टिकट का क्या चल रहा है, किस प्रकार का तो चयन किया जाएगा और क्या? तो सबसे पहले तो जिस तरह से 10 महीने के अंदर बीजेपी कार्य प्रणाली रही है, कांग्रेस बहुत अच्छे माहौल में है। हमारे सब कार्यकर्ताओं में जोश है और हमने सब पूरी तैयारी हमने कर रखी है। मंडल स्तर पर हमारी मीटिंगें भी हो गई हैं। तो पहला तो है कि हम चुनाव जीतेंगे। दूसरा, जहाँ तक टिकट का सवाल है, हम सर्वसम्मति से तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। 19 तारीख को हमारी यहाँ ऑब्जर्वर आ रही है और कुछ प्रदेश के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। वो सबका फीडबैक लेंगे, हम भी हमारा फीडबैक देंगे और सबकी सलाह से। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ये मांग की है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द कीजिए क्योंकि इस परीक्षा में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। सीएम से भर्ती परीक्षा को रद्द करने की गुहार प्रदेश के युवा, बेरोजगार और अभ्यर्थी लगा रहे हैं। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर के खून से लेटर लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कहना है जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनका एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर? तो लगता है कि लवली तक हमारी आवाज नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे सहयोगी लवली तक फिर से पहुंचने की, लेकिन इस बार आप तस्वीरें देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग प्रदेश भर में जोर पकड़ रही है और इसे लेकर के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ युवा बेरोजगार सड़कों पर है। अब उन्होंने इस एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के खून से पत्र लिखा है। तो ये तस्वीरें देखिए जो जयपुर से आई है, जिसमें खून से खत लिख करके सीएम से आग्रह किया जा रहा है
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया जा रहा है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। हमारे सहयोगी लवली एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लवली, क्या जानकारी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, खून से खत किसको लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है? देखिए हेमंत, बिल्कुल ये खून से पत्र लिखने वाले जो छात्र अभ्यर्थी हैं, ये एसआई भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो रोजाना आने वाली खबरों को के बाद में जो गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है उससे आहत होकर के सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन करके, कि अलग अलग तरीकों से कि सरकार जो है इनकी मांगों की सुनवाई करे और शीघ्र से शीघ्र इस परीक्षा को रद्द करे। तो इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो अभ्यर्थी की ओर से सरकार तक की जा रही है, ताकि अगली जो कैबिनेट की मीटिंग हो, जब मुख्यमंत्री जब विदेश दौरे से वापस लौटे, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला सरकार ले, क्योंकि बड़ी तादाद में इसमें गड़बड़ियों की जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद में अभ्यर्थी आहत हैं। जो परीक्षा का सिस्टम है आरपीएससी का, उसको लेकर के वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं आरपीएससी के उस डर पर कि आखिरकार ऐसा ही भर्ती परीक्षा का जो पेपर जिस तरीके से लीक होने। और इसी बीच ये तस्वीरें आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर ट्रेनी एसआई जो आरोपी है एसआई भर्ती में, उनको आज रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसकी सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से आ रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर से, और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज 4 ट्रेनी एसआई जिनकी गिरफ्तारी एसओजी की तरफ से की गई थी और एसओजी ने पूछताछ की, रिमांड की अवधि पूरी हो गई है और इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो चेहरे हैं जो लगातार विवादित रहे हैं, चाहे डमी कैंडिडेट के तौर पर या फिर एसआई भर्ती का पेपर लीक करके अपनों को देने और खुद उस पेपर का इस्तेमाल करके एसआई की ट्रेनिंग तक पहुंचने के आरोपी हैं। अब इनसे एसओजी पूछताछ कर रही है। इन चेहरों और ज्यादा और बाकी जो लोग गिरफ्तार किए हुए हैं, उन सब के आधार पर एक तरफ ये मांग है कि ये पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए जिसमें महिला ट्रेनी एसआई भी हैं जो आरोपी हैं पेपर लीक की, उनकी भी पेशी आज, और कुल मिलाकर के 4 ट्रेनी एसआई आरोपी। हमारे सहयोगी विष्णु लगातार वहां पर कोर्ट में मौजूद है। विष्णु, क्या चल रहा है वहां पर? पेश किया जाना है आज आरोपियों को। जी विष्णु। 4 ट्रेनी एसआई को लेकर के एसओजी की टीम इस वक्त कोर्ट पहुंची है और यहीं पर आज चारों आरोपी जिनमें एक का नाम चारों आरोपी जिनमें एक का नाम मोनिका है, दूसरे का रेणु कुमारी चौहान है, तीसरी सुरजीत सिंह यादव और चौथा नीरज कुमार यादव, यानी चारों जो ट्रेनी एसआई है उनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चूंकि 10 तारीख को, यानी पिछली 10 तारीख को कोर्ट में इनको पेश करके 7 दिन के रिमांड पर लिया गया था और सभी को आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गहनता से, चूंकि मामला काफी गंभीर था, ऐसे में अब तक करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें ये 4 ट्रेनी, पिछली बार 5 ट्रेनी एसआई को आरपी से पकड़ा गया था, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया और वहीं पर 1 ट्रेनी एसआई को पूछताछ के बाद वापस से आरपीए भेज दिया गया था। जो 4 ट्रेनी एसआई थे, रेणु कुमारी, मोनिका और अजीत वगैरह, तो इनको आज 7 दिन के रिमांड के बाद आज पेश किया जा रहा है। संभवतः आज भी एसओजी इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी, रिमांड मांगेगी। अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछली बार जब 10 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था तो बचाव पक्ष की ओर से काफ़ी मजबूती से दलीलें दी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने शाम को जाकर के बताया कि एक जो 4 ट्रेनी एसआई है उनको 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाए, वहीं पर एक जो डमी कैंडिडेट थी उसको 3 दिन के रिमांड पर भेजा था। तो सभी ट्रेनी एसआई को आज 7 दिन की रिमांड की अवधि होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। डिप्टी एसपी शकील अहमद, उसके अलावा शिव कुमार भारद्वाज, इंस्पेक्टर मनीष कुमार चारण, ये सभी लोग इन चारों ट्रेनी को लेकर के इस वक्त कोर्ट पहुंचे हैं। जी विष्णु, एसओजी के आज क्या तर्क रहने वाले हैं? जो पूछताछ अब तक हुई है इनसे, क्या इनके आधार पर और भी कई चेहरे बेनकाब होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि क्या एसओजी आज इस रिमांड को बढ़ाने की गुजारिश कोर्ट से करेगी? देखिए, एसओजी की ओर से पिछली बार भी जो दलीलें दी गई थी वही दलीलें संभवतः आज भी दी जाएगी। अब उनके ओर से जो संभवतः कहा ही जाएगा कि इन आरोपियों को मौका तस्दीक के लिए साथ में कहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ पैसों का, किससे के जरिए पेपर हुआ, किस जगह पेपर दिया गया, कौन डमी कैंडिडेट बन करके बैठा, तमाम जगहों पर ले जा करके उनसे गहनता से पूछताछ की जानी है। ऐसे में उनको और वक्त चाहिए। बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त